वेलकम स्टूडेंट। तो चलिए, जैसे आपको बोला था कि जो कैपिटल फंड का कैलकुलेशन रहता है क्वेश्चन में गिवन, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं अपन, वो अपन ने पिछले वीडियो में देखे हैं। सिमिलर सा इस वीडियो में भी अपन आज ले लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर आ जाएगा 95, फेसबुक ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, 12th क्लासरूम। क्वेश्चन नंबर है आपका, सॉल्व वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। फॉलोइंग इज द समरी ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द जय हनुमान व्यायामशाला औरंगाबाद फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो ये हम पहले तो हमारे किस में लिख देते हैं, हम टाइटल में लिख देते हैं कि हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए बोला है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020। बैलेंस शीट भी हमारी उसी दिन की बनेगी, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। चलिए, ये जो डेट दी गई है आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट के ऊपर, बॉक्स के ऊपर, वही डेट आपको डालनी है 31 मार्च 2020। स्टार्ट करते हैं। क्या है, एक व्यायामशाला का चैरिटेबल ट्रस्ट होगा, उसकी हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दी गई है और हमें क्या सॉल्व करनी पड़ती है, एडजस्टमेंट। 5 सिंपल स्टेप में हम ये सम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपना काम क्या हो जाएगा, तो फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग में हम क्या बनाने वाले हैं, एक्सपेंडिचर अमाउंट अमाउंट, इनकम अमाउंट अमाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक कॉलम। उसके बाद हम एक बनाने वाले हैं बैलेंस शीट, लायबिलिटीज अमाउंट अमाउंट, असेट्स अमाउंट अमाउंट। चलिए, एक्सपेंडिचर, इनकम अकाउंट और अपना बैलेंस शीट अपनी तैयार है, तो अपन डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं विद एडजस्टमेंट। बोल रहा है एडजस्टमेंट में, जय हनुमान व्यायामशाला हैज अ 5000 मेंबर पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 50 रुपीज ईच। जय हनुमान व्यायामशाला में कितने लोग हैं, बोल रहा है 5000 मेंबर है। कितने मेंबर्स है, 5000 मेंबर्स। ध्यान देंगे, 5000 मेंबर्स है और हर एक 5000 मेंबर में से हर एक जन आपको कितने रुपए सब्सक्रिप्शन के दे रहा है, 50 रुपए ईच। बोले तो प्रत्येक जन आपको कितना रुपए दे रहा है, 50 रुपए दे रहा है। करते हैं, अगर 5000 लोग मुझे हर एक जन 50 रुपए दे दे तो मेरे पास कितना रुपया इकट्ठा हो जाना चाहिए। तो 5 5 25, 3 0 1 4 0, 1 2 3 4, कितना आ जाना चाहिए रे मेरे पास, तो मेरे पास आ जाने चाहिए 2,50,000। अब एडजस्टमेंट ये आपको सीधा सीधा भी बता सकती थी, बट उन्होंने नहीं बताया। सर क्या सीधा सीधा बताना था, देखेंगे आप लोग। एडजस्टमेंट आपको बता रही है कि जय हनुमान व्यायामशाला में 5000 लोग हैं और सब जन कितना रुपए देने वाले हैं, 50 रुपए देने वाले हैं। तो ऐसे आपको कितना रुपए साल भर में कलेक्ट हो जाने चाहिए, 2,50,000 रुपए कलेक्ट हो जाने चाहिए। अब आप आते हैं रिसिप्ट साइड में, तो रिसिप्ट साइड में आपको क्या दिया है, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन आपको दिया है 18-19 का 4000 और 19-20 का 2,30,000। अब जब मेरा साल 31 मार्च 2020 को खत्म हो रहा है, साल 31 मार्च 2020 को खत्म हो रहा है, तो शुरू कब हुआ होगा, तो ये शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल 2019 को। तो 19-20 ये मेरा हो गया करंट ईयर, चालू साल, और ये मेरा करंट ईयर है। और 19-20 के लिए मुझे सब्सक्रिप्शन कितना रुपए मिला है, इस साल के लिए मुझे सब्सक्रिप्शन मिला है 2,30,000। अगर 19-20 मेरा करंट ईयर है, तो 19-20 के पहले 2018-19, 2018-2019 ये मेरा प्रीवियस ईयर था, पिछला साल था। और पिछले साल का सब्सक्रिप्शन मुझे इस साल मिला, कितना मिला, 4000। बट आपको पता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड ही आइटम क्या करते, रिकॉर्ड करते हैं। तो सब्सक्रिप्शन मिला, टोटल आपको सब्सक्रिप्शन दिया है 2,34,000। लिख लेंगे यहाँ पे, क्या लिखता हूं मैं, बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन आपको कितना मिला, 2,34,000। चलो हो गया, मिल गया 2,34,000 का आपको सब्सक्रिप्शन मिला। बट उसमें से 4,000 का जो सब्सक्रिप्शन है वो 18-19 के लिए है, जो कि मेरा पिछला साल है। और मैं आपको एक नियम बताया हूं, क्या है रे नियम, अगला पिछला माइनस करंट ईयर वाला प्लस। तो क्योंकि ये 4,000 मुझे पिछले साल के लिए मिला, इसलिए ये 4,000 मैं क्या कर देने वाला हूं, माइनस कर देने वाला हूं, रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर, रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर, पिछले साल के लिए मिला, पिछले साल के लिए मिला। तो ये 4,000 आपको पिछले साल के लिए मिले, तो 2,34,000 में से 4,000 माइनस कर देंगे तो 2,30,000 बचते हैं। और ये 2,30,000 कौन से साल का मिला, तो ये 2030 साल आपको 19-20 के लिए मिला, जो कि आपका क्या है, करंट ईयर है। तो चालू साल में आपको कितना रुपए सब्सक्रिप्शन मिला, 2,30,000। आपको करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन कितना मिला, 2,30,000। ये कौन बता रहा है, डब्बा बॉक्स बता रहा है। बट एडजस्टमेंट ने क्या बोला था आपको
कि आपके क्लब में, आपकी व्यायामशाला में 5,000 मेंबर्स है और हर जने आपको कितना रुपए दे रहा है? 50 रुपए दे रहा है। इस हिसाब से हमको कितने रुपए का कलेक्शन हो जाना चाहिए था इस साल में? हमको कलेक्शन हो जाना चाहिए था 2,50,000 का। बट हमको मिले कितना, ये डब्बे ने बता दिया, तो हमको बस मिले हैं 2,30,000। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि मुझे 250 मिलना चाहिए था, मुझे 2,50,000 रुपए मिलना चाहिए था, बट मुझे मिले कितना? सिर्फ, तो हमारी व्यायामशाला को मिले सिर्फ 2,30,000। इसका मतलब ये बनता है कि 20,000 रुपए आपका अभी भी मिलना बाकी है करंट ईयर का। इसलिए मैं वो क्या कर दूंगा, प्लस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, इसका मतलब क्या होता है? चालू साल का अभी भी मिलना बाकी है। चालू साल के कितना रुपए मिलना बाकी है रे? 20,000। अगर मिल जाएंगे तो टोटल सब्सक्रिप्शन से मेरी इनकम कितना है? तो टोटल मेरी इनकम कहलाएंगी 2,50,000। तो मेरी एक्चुअल इनकम सब्सक्रिप्शन से कितना है रे? 2,50,000। अब आप ये समझ पा रहे हैं कि मैं क्यों बोला कि वो सीधा सीधा भी दे सकता था। एडजस्टमेंट में, पहली एडजस्टमेंट में वो डायरेक्ट बता सकता था कि करंट ईयर का 20,000 रुपए अभी भी मिलना बाकी है। हमने क्या किए रहते? जो अभी किए वही किए रहते। 2,34,000 में से 4,000 माइनस कर दिए रहते, क्योंकि 4,000 पिछले साल का था, इस साल का था 2,30,000, ये हमें मिल गया। और एडजस्टमेंट ने अगर बताया होता डायरेक्टली सामने से आकर कि इस साल का 20,000 मिलना बाकी है, तो प्लस ही किए रहते आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर के नाम से कि इस साल का 20,000 मिलना बाकी है। बट इजी क्वेश्चन क्यों दो आपको? आपको क्वेश्चन वाले को क्या करना है, बोर्ड वाले को क्या करना है? तो आपके दिमाग के साथ खेलना है, उसको आपका दिमाग घुमाना है। क्या करेगा वो ज्यादा से ज्यादा दिमाग घुमाने के लिए? डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि 20,000 मिलना बाकी है, वो आपको बताएगा कि हमारे व्यायामशाला में 5,000 मेंबर है और हर जने हमको 50 रुपए दे रहा है। तो आप अब कैलकुलेट कर लीजिए। तो हमको वो दिमाग बैठाना पड़ेगा। अगर मेरे पास 5,000 मेंबर है, प्रत्येक जन मेरे को 50 रुपए दे रहा है, तो मुझे टोटल कलेक्शन कितना हो जाना चाहिए? 2,50,000। फिर मैं देखूंगा बॉक्स में, डब्बे में, रिसिप्ट साइड में, तो सब्सक्रिप्शन मुझे दिख रहा है कि 19-20 का कितना मिला? सिर्फ 2,30,000। माने मेरे चालू साल का, करंट ईयर का मुझे सब्सक्रिप्शन मिला है 2,30,000। ये मुझे बता रहा है डब्बा, जो कि पुरानी इंफॉर्मेशन है। पर एडजस्टमेंट के हिसाब से मुझे कितना मिलना चाहिए था? 2,50,000। इसका मतलब ये होता है कि मुझे 20,000 अभी भी मिलना बाकी है। तो वो 20,000 मैंने कहां पे लिख दिया रे? यहाँ पे प्लस कर दिया कि आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर मिलेगा 20,000, तब आपकी टोटल इनकम कहलाएगी 2,50,000। अब ये 20,000 आपको मिल गए या मिलना बाकी है? तो ये आपको मिलना बाकी है, और क्योंकि ये आपको मिलना बाकी है तो ये कहलाती है आपकी असेट। क्योंकि सब्सक्रिप्शन 20,000 का आपको आज नहीं मिला, अब नहीं मिला, तो फ्यूचर में मिलेगा, और जब बात फ्यूचर की आ जाती है तो वो आपकी होती है असेट। इसलिए असेट में लिखूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना अमाउंट लिख दूंगा डायरेक्ट बाहर? 20,000। डायरेक्ट बाहर लिख दूंगा 20,000, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के 20,000 रुपए अभी भी मिलना बाकी है। चलो, उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000। बोल रहा है कि स्टाफ को सैलरी देना बाकी है 12,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है, सैलरी देना बाकी है 12,000। तो पहले हम पता करेंगे कि दी कितनी गई थी, तो वो हमें कौन बताएगा? तो वो हमें बताएगा डब्बा। डब्बे में जाइए, पेमेंट साइड में, पेमेंट साइड में आपको सबसे ऊपर दिख रहा है सैलरी। तो सैलरी आपका क्या है? खर्चा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं टू सैलरी। कितना है खर्चा? सैलरी कितना दिया है? 50,000 की सैलरी दे दिया है, पेमेंट हो गया है, 50,000 का खर्चा हो गया है। बट एडजस्टमेंट ने आपको बताया कि अभी भी सैलरी देना बाकी है। कितने की देना बाकी है? 12,000 की। तो वो यहाँ पे क्या कर दूंगा? प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना देना बाकी है? 12,000 दे देंगे तो टोटल खर्चा मेरा कितना हो जाएगा? तो टोटल खर्चा हो जाएगा मेरा 62,000। कितना हो जाएगा? 62,000। चलिए, समझ गए क्या एंट्री? फिर एक बार रिपीट करा देता हूँ। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब सैलरी देना बाकी है। तो दी कितना, ये कौन बताएगा? डब्बा। डब्बे में जाके आप पेमेंट साइड में, पेमेंट साइड में आपको सैलरी मिली 50,000, इसका मतलब सैलरी दे दी गई है 50,000 की। बट एडजस्टमेंट बता रही है कि सैलरी अभी भी देना बाकी है। कितना देना बाकी है? 12,000। तो 50,000 पहले ही दे दिए, 12,000 देना बाकी है, प्लस कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 62,000। सर अब इसकी सेकंड एंट्री कहां पे लगाए? आप सोचिए, अभी भी सैलरी देना बाकी है तो आपको तो सैलरी देना पड़ेगा, देने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल टू लाइबिलिटी। इसलिए मैं 12,000 की आउटस्टैंडिंग कहां पे लिख दूंगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना? 12,000। अब आप बोलोगे सर यहां भी आउटस्टैंडिंग है तो लाइबिलिटी गया, यहां भी तो आउटस्टैंडिंग है, फिर ये क्यों असेट गया? ध्यान देंगे,
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वो पैसा है जो मुझे मिलना बाकी है, वो मुझे फ्यूचर में मिलेगा, इसलिए वो मेरी असेट है। बट आउटस्टैंडिंग सैलरी वो ए आइटम है जो मुझे देना बाकी है, तो ये मुझे देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए ये मेरी क्या है, लाइबिलिटी है। ये 12,000 मुझे कहीं से मिलने नहीं वाले, ये मुझे दूसरे को देने पड़ेंगे, देने की जिम्मेदारी है, इसलिए मेरी लाइबिलिटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। On 1st April 2019, the assets stood as under। अब ये कोई आपको एक एडजस्टमेंट दी गई है कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू थी 70,000। आपको 1 अप्रैल 2019 पुरानी वाली इंफॉर्मेशन दी गई है कि 1 अप्रैल 2019 को कंपनी की या फिर व्यायामशाला की हमारी नीचे दी गई है वो असेट थी। क्या थी हमारी असेट? तो हमारी लैंड एंड बिल्डिंग थी 70,000 की, और फर्नीचर था 45,000 का। लिख देंगे लैंड एंड बिल्डिंग, पहले करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। चलो कितना है लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बताई गई है 70,000। अब बोल रहा है कि डेप्रिसिएट द अबव असेट 10%, डेप्रिसिएट द अबव असेट 10%। तो कोई बात नहीं है, पहले हम देखेंगे कुछ नया खरीदा है क्या, क्योंकि 1 अप्रैल 2019 ये हमारे साल की शुरुआत है। 1 अप्रैल 2019 ये हमारे साल की क्या है, शुरुआत। तो साल के शुरुआत में आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग कितने की थी, 70,000 की। बट साल के दौरान आपने कुछ खरीदे क्या, तो आप आ जाएंगे कौन से साइड में, पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में आपको लैंड एंड बिल्डिंग दिख रही है क्या, जी नहीं है, तो छोड़ देंगे। उसके बाद पेमेंट साइड में आपको कुछ फर्नीचर वगैरह दिख रहा है क्या, नहीं है, तो हमें सिंपली 70,000 की लैंड एंड बिल्डिंग पे और 45,000 की फर्नीचर पे हमको 10% का पर एनम का क्या लगा देना है, डेप्रिसिएशन लगा देना है। अब 70,000 के 10% कैसे निकाले, पिछले वीडियो में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। एक जीरो काट दो, एक जीरो काट दो, ये निकल गया आपकी कितना परसेंट, 10%। तो मेरे 70,000 के 10% कितना हो जाएंगे, 7,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग पे मेरा डिप्रिसिएशन कितना हुआ, 7,000। सिमिलरली मैं किस पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा, फर्नीचर। फर्नीचर मेरा कितने वैल्यू का है, 45,000। फर्नीचर मेरे कितने वैल्यू का है, 45,000। अब 45,000 में से भी मुझे कितना माइनस करना है, डिप्रिसिएशन 10%। लेस 10% डिप्रिसिएशन, 10% निकालने के लिए क्या करूंगा, एक जीरो काट दूंगा। तो आ रहा है आंसर 450। तो फिर से ये 4,500 में से 450, ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा, 10% डिप्रिसिएशन, 10% का डिप्रिसिएशन। अब इसकी एंट्री हम कैसे लगाते हैं देख लेंगे। सबसे पहले असेट में लिखूंगा मैं लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कितना रुपए लिखू, लैंड एंड बिल्डिंग 70,000, 70,000 माइनस कर दूंगा डिप्रिसिएशन एट द रेट। डिप्रिसिएशन 70,000 में डिप्रिसिएशन कितना लगाना है मुझे, एट द रेट 10%। 70,000 की 10% मैंने कैलकुलेट किया है, एक जीरो काट के 7,000। 70,000 में से 7,000 निकाल दूंगा तो 63,000 कहाँ पे बचेंगे, बाहर। सिमिलरली मैं किसके साथ कर दूंगा, फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू लिखूंगा 45,000। अब 45,000 में से मुझे कितना रुपए माइनस करना था, 45,000 था, सॉरी यहाँ पे कितना था, 45,000 था। 45 में से 10 काट दिया तो 4,500, ये मेरा क्या आता है, डिप्रिसिएशन। फर्नीचर में से माइनस कर दूंगा डिप्रिसिएशन एट द रेट 10%। अब 4,500 ये क्या हो गया मेरा, डिप्रिसिएशन। अब 45,000 में से 4,500 आपको क्या कर रहे हैं, माइनस। तो 40,000 को साइड में रखो, 5,000 में से 4,500 माइनस करोगे तो 500 बचते हैं, और 40,000 जैसा था वैसा। तो आपका आंसर आ गया 40,500। कितना आ गया, 40,500। चलिए अब इसकी सेकंड एंट्री लगा देते हैं आपकी, क्योंकि हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट, दो इफेक्ट। तो सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, एक पहला हमने लैंड एंड बिल्डिंग से डेप्रिसिएशन क्या लगा दिए, माइनस। दूसरा डेप्रिसिएशन बोले तो मेरे असेट की वैल्यू का क्या होना, कम होना। तो ये मेरे नुकसान है, मेरा खर्चा है, ये मैं एक्सपेंडिचर में लिखूंगा। तो डेप्रिसिएशन ऑन असेट, डेप्रिसिएशन ऑन असेट एक नंबर देकर लिखूंगा। किस पे डेप्रिसिएशन लगा, सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितने का, तो ये लगा 7,000 का। दूसरा डेप्रिसिएशन किस पे लगा, फर्नीचर, कितने का, 4,500 का। तो 7 और 4 11, तो ये मेरा डिप्रिसिएशन आ रहा है 11,500। टोटल मेरा डिप्रिसिएशन कितने का आ रहा है, 11,500। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकम अक्रूड, ये एडजस्टमेंट यहाँ पे खत्म होती है। आपको सिंपली असेट्स की वैल्यू बताई गई थी सामने से, और आपको बोला गया था कि आप अभी इस पे क्या लगा दो, डिप्रिसिएशन लगा दो। तो हमने डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी क्या बता रहा हूं, इनकम अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पे इनकम अभी भी मिलना बाकी है, कितने रुपए की, 2,000 रुपये। अक्रूड का मतलब होता है ऐसी इनकम जो आपको अभी तक मिली नहीं है बट फ्यूचर में मिलने वाली है, या फ्यूचर में मिलना बाकी है, तो ऐसी इनकम को आप अक्रूड इनकम बोलते हो। तो इनकम अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट इज ₹2,000। देख लेते हैं आप
इन्वेस्टमेंट कितना है आपकी 1,50,000 और उस पे आपको इनकम कितना अभी भी आना बाकी है 2,000 का इनकम अभी भी आना बाकी है। और आया कितना, तो आपको रिसिप्ट साइड में देखेंगे आप लोग, तो रिसिप्ट साइड में आपको इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट दिखेगा 1,000। अब 1,000 इनकम आ गई है और 2,000 की इनकम अभी भी आना बाकी है, तो क्या कर लेंगे, सिंपली प्लस कर लेंगे। मैं इनकम में लिख देता हूं बाय इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से इनकम हुई, कितने की हुई, 1,000 रुपए की। कौन बता रहा, डब्बा। डब्बे को पूछिए, रिसिप्ट साइड में अगर आप जाते हो तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आपको कितना दिखाई दे रही है 1,000। अब इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 1,000 मिल गई है, ये कौन बता रहा है, डब्बा। बट एडजस्टमेंट बोल रही है कि इनकम अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट अभी भी मिलना बाकी है। 1,000 रुपए मिल गए, ये बता रहा है डब्बा, पर 2,000 रुपए अभी भी मिलना बाकी है, ये कौन बता रही है, एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, प्लस अक्रूड इनकम, क्या लिख दूंगा, अक्रूड इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पे इनकम अभी भी अक्रूड है, 2,000 रुपए अभी भी मिलना बाकी है। अगर मिल जाएंगे तो मेरी टोटल इनकम हो जाएगी इन्वेस्टमेंट से 3,000। बट क्या ये 2,000 मुझे मिल गए हैं या अभी भी मिलना बाकी है, जी ये 2,000 मुझे अभी भी मिलना बाकी है। अभी नहीं मिले तो कब मिलेंगे, फ्यूचर में। और जब बात फ्यूचर की आ जाती है तो ये आपकी क्या होती है, असेट। तो ये 2,000 की दूसरी एंट्री कहां पे लगा दूंगा, असेट में। क्या लिख दूंगा, अक्रूड इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पे इनकम आना बाकी है, कितना रुपए आना बाकी है, 2,000। तो ये 2,000 की एंट्री डायरेक्ट क्या लिख दूंगा मैं, बाहर। उसके बाद सिंपल आपको एंट्री दी गई है 50% ऑफ एंट्रांस फी एंड 60% ऑफ डोनेशन टू बी कैपिटलाइज। एंट्रांस फी के 50% और डोनेशन के 60% आपको क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। तो इनका रिसिप्ट साइड में आप जाते हैं, डोनेशन आपको दिख रहा है, एंट्रांस फी आपको दिख रहा है 50,000। एंट्रांस फी लिख दूंगा पहले तो, बाय एंट्रांस फीस। एंट्रेंस फीस आपको कितना दिख रही है, 50,000। अब एंट्रेंस फी 50,000 है, उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस एंट्रेंस फीस में से कितना बोला है, 50% बोला है, माइनस 50% कैपिटलाइज। 50% कैपिटलाइज। अब 50,000 के 50% होता है 25,000, आधा। 50,000 का आधा होता है आधा, बराबर ना। मान लो 50,000 100% है, तो उसके 50% कितना, उसका आधा, 100 का आधा 50, तो 50 का आधा 25, तो बाहर कितना निकलेंगे, 25,000। 50 में से 25 निकालो, एक में से आधा निकालो तो आधा ही बाहर बचेगा, तो 25,000 बाहर। अब ये 25,000 आपको क्या करना है, कैपिटल फंड में प्लस करना है। कहां पे प्लस करना है, कैपिटल फंड। बट मजेदार बात यह है कि आपको कैपिटल फंड दिया ही नहीं गया है, तो कैपिटल फंड हम फिलहाल तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि आपको कैलकुलेट करना है। पिछले साल की असेट में से पिछले साल की लाइबिलिटीज को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपको आराम से कैपिटल फंड मिल जाएगा। तो फिलहाल तो कैपिटल फंड ब्लैंक रखेंगे और एंट्रांस फी के 25,000 वहां पे लिख देंगे। 50% ऑफ एंट्रांस फीस, 50% ऑफ एंट्रांस फीस, एंट्रांस फीस के 50%। उसके बाद क्या आता है, एंट्रांस फीस के 50%। उसके बाद आपको बोला है डोनेशन के 60%। डोनेशन, अब डोनेशन आपको मिला कितना है वो देख लेंगे पहले। तो डोनेशन आपको मिला है 60,000। कितना डोनेशन मिला है, 60,000। माइनस कर देंगे 60% ऑफ 60% कैपिटलाइज, माइनस क्या कर देंगे, 60% कैपिटलाइज। माने यहां से माइनस करो और कैपिटल फंड में क्या कर दो, प्लस कर दो। अब 60,000 के कितना परसेंट बोला है माइनस करने को या फिर कैपिटलाइज करने को, 60% ऑफ डोनेशन। अब 60% कैसे निकाले सर, 50 तो आप बोल देते हो, आधा लिख लो, आधा निकाल लेते हैं, पर 60% कैसे निकाले समझो। 60,000 में से एक जीरो काटो, आपको क्या मिल जाएगा, 10% मिल जाएगा। तो 60,000 के 10% कितना हो रहा है, 6,000। 6,000 अगर 10% है तो आपको चाहिए कितना, तो आपको चाहिए 60%। तो 10% को कितने से मल्टीप्लाई करने पे 60 आएंगे, तो 10 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 60 आंसर आ जाता है। तो ये बनते हैं आपको 60%। इसलिए 6,000 को भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर देंगे, 36, 3,000, 3 शून्य जैसे क्या, तो कितना आ रहा है अपना अभी, 36,000। ये क्या आ रहा है, अपना आंसर आ रहा है। तो 60,000 में से 36,000 अपन क्या कर देने वाले हैं, माइनस। 36,000 माइनस करने के बाद आपका जो आंसर निकलता है वो निकलेगा 24,000। कितना निकलेगा, 24,000। 60,000 में से माइनस करेंगे 36,000, तो आंसर बाहर निकलेगा 24,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब इसकी भी सेकंड एंट्री में कहां पे लगाने वाला हूं, कैपिटल फंड में प्लस कर दूंगा। क्या प्लस, क्या नाम से प्लस कर दूंगा, 60% ऑफ डोनेशन। डोनेशन के 60%, तो 50% एंट्रांस फी के कितने लाए हमें,
25,000 में 50% एंट्रेंस फी के यहाँ से लेके आया, और डोनेशन के कितना रुपए लेके आया, तो डोनेशन के मैं लेके आया हूँ 36,000। अब ये दोनों लाने के बाद भी आपको कैपिटल फंड अलग से क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारी एडजस्टमेंट पूरी क्या होती है, खत्म होती है। बट अब हम क्या देखने वाले हैं कि हमारा पहले हम कैलकुलेशन कर लेंगे कैपिटल फंड का, क्योंकि यहाँ पे पूरा सम खत्म हो गया है, हमें कैपिटल फंड की वैल्यू क्या नहीं है पता नहीं है, और बिना कैपिटल फंड की वैल्यू निकाले हमारी बैलेंस शीट क्या नहीं होंगी, टैली नहीं होंगी। इसलिए पहले तो हम क्या निकाल देंगे, कैपिटल फंड निकाल लेंगे। ये मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे इससे वीडियो में पहले। कैपिटल फंड का कैलकुलेशन इससे पिछले वाले वीडियो में अपन ने देखे हैं। क्या बताया था मैं आपको कि आपको एक डमी वाली बैलेंस शीट बना के दिखानी पड़ेगी। अब ये बैलेंस शीट आप कहाँ पे बनाने वाले हो, तो ये आप बना दोगे अपने वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट में आपको एक डमी वाली बैलेंस शीट बनानी है, और डमी वाली बैलेंस शीट कब के लिए बनानी है, तो मेरा साल का शुरुआत 31 मार्च 2020 को मेरा साल खत्म हो रहा है, तो मेरा साल शुरू कब होगा, तो आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी 1 अप्रैल 2019 की, 1 अप्रैल 2019, जो कि मेरी साल की शुरुआत है। और साल की शुरुआत में आपको जो जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो आप लिख लेंगे। यहाँ पे अपन बैलेंस शीट में लिखते हैं लाइबिलिटीज, अमाउंट, असेट, अमाउंट। अब पिछले साल की असेट्स आपको क्वेश्चन में सिर्फ दो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड है। आपको बोला है थर्ड नंबर के एडजस्टमेंट पे, ऑन 1 अप्रैल 2019 द असेट स्टूड एज अंडर, लैंड एंड बिल्डिंग थी 70,000 और फर्नीचर था आपका 45,000। लिख देंगे L&B लैंड एंड बिल्डिंग कितना थी आपकी, तो आपकी लैंड एंड बिल्डिंग थी 70,000, 70,000। लैंड एंड बिल्डिंग 70,000 थी और फर्नीचर था 45,000। फर्नीचर कितना था 45,000। अब लैंड एंड बिल्डिंग कितना थी आपकी 70,000, फर्नीचर था 45,000, ये आपको मिल गया। प्लस आपने देखे हैं कि रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर, पिछले साल के आपको इस साल कितना रुपए मिला था, 4,000 रुपए। ये पिछले साल का सब्सक्रिप्शन मुझे इस साल मिला, इसका मतलब ये 4,000 रुपए पिछले साल कहाँ पे रहे होंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से असेट में लिखे होंगे। जैसे इस साल हमने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से 20,000 लिख दिए, क्योंकि ये 20,000 कहाँ पे लिख दिए हमने, इस साल के बैलेंस शीट के असेट में। क्यों, क्योंकि 20,000 रुपए मुझे अभी भी आना बाकी है। इस तरीके से जो 4,000 मुझे इस साल मिले हैं, ये 4,000 पिछले साल की बैलेंस शीट में क्या नाम से लिखे होंगे, तो ये लिखे होंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से, कि पिछले साल का 4,000 रुपए मिलना बाकी था। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितना पिछले साल का कितना सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी था, 4,000। पिछले साल का सब्सक्रिप्शन कितना मिलना बाकी था, 4,000। और एंडिंग में आप लिखते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन। रिसिप्ट साइड में अगर आप जाते हैं तो रिसिप्ट साइड में आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन दिखेगा। जो बैलेंस ब्रॉट डाउन की वैल्यू आपको दी गई है 32,800, ये आप लिखते हैं कैश इन हैंड। कितना 32,800, 32,800। अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि हम बैलेंस ब्रॉट डाउन को कब कंसीडर करते हैं। इससे पहले वाले सारे सम्स में बैलेंस ब्रॉट डाउन को हम स्किप करते आए। क्यों स्किप करते आए, क्योंकि कैपिटल फंड की वैल्यू हमें सामने से क्वेश्चन में बताई गई रहती थी। बट ये वाले क्वेश्चनों में हमको कैपिटल फंड की वैल्यू निकालनी पड़ती है, और जब हमको कैपिटल फंड गिवन नहीं होता तब हम असेट साइड में बैलेंस शीट बनाते वक्त क्या कंसीडर करते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन की वैल्यू कंसीडर करते हैं। ये पिछले साल का बैलेंस कैरी डाउन इस साल का बैलेंस ब्रॉट डाउन बनेगा, तो ये 32,800। अब पिछले साल की आपको कुछ लाइबिलिटीज गिवन है क्या, पूरे क्वेश्चन पे एक बार नजर घुमाइए और देखिए, तो आपको दिख रहा है पेमेंट साइड में। कौन से साइड में, पेमेंट साइड में। एक्सपेंसेस ध्यान देंगे, पेमेंट साइड में आप आते हैं, नीचे देखिए बाय एक्सपेंसेस फॉर 18-19। 18-19 2018-19 ये मेरा प्रीवियस ईयर है, 2019-20 ये मेरा करंट ईयर है, चालू साल। तो आपको बोला जा रहा है कि बाय एक्सपेंसेस फॉर 18-19 के 25,000, 18-19 के 25,000 आपने कब पेड कर दिए, 19-20 में। तो पिछले साल का 25,000 आपने इस साल में पेड किए, तो ये 25,000 पिछले साल के बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग के नाम से लिखा होगा रे। कौन से साइड लिखा होगा, लाइबिलिटी।
जिस तरीके से यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी में लिखा है 12,000 सैलरी देना बाकी है इस साल की बैलेंस शीट में, पिछले साल की बैलेंस शीट में 25,000 रुपए क्या रहे होंगे, आउटस्टैंडिंग रहे होंगे, जिसका पेमेंट तुमने 19-20 में कर दिए, जिसका पेमेंट आपने कब किए 2019-20 में। तो ये आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से लिख दूंगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके बाकी थे, कितना रुपए बाकी थे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, 25,000। तो ये आपको गिवन असेट है और ये आपकी गिवन लाइबिलिटी, असेट्स में से लाइबिलिटी को क्या कर दूंगा माइनस। 70,000 की आपकी लैंड एंड बिल्डिंग है, 45,000 का आपका फर्नीचर है, 4,000 का आपका पिछले साल सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी था जो इस साल मिल गया, कैश इन हैंड आपका पिछले साल की कैश इन हैंड थी आपकी 32,800, आपकी असेट की टोटल आ रही है 1,51,800, 1,51,800, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा 25,000 का पिछले साल का खर्चा आपका बाकी था जो आपने इस साल क्या कर दिए पे कर दिए। तो पिछले साल तो वो 25,000 कहाँ पे रहे होंगे, लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग के नाम पे रहे होंगे। तो 25,000 माइनस करने के बाद जो मेरा बैलेंस निकल रहा है ये अमाउंट से, ये 25,000 माइनस करने के बाद मेरा बैलेंस जो निकला 1,26,800, ये बैलेंसिंग फिगर होती है मेरा कैपिटल फंड। ये बैलेंसिंग फिगर क्या होती है, मेरा कैपिटल फंड, बैलेंसिंग फिगर ये मेरा क्या है, कैपिटल फंड है। तो इस तरीके से मैंने मेरा कैपिटल फंड कैलकुलेट किया हूँ। क्या करना पड़ता है कैपिटल फंड कैलकुलेट करने के लिए, तो एक डमी बैलेंस शीट बनानी पड़ती है पिछले साल की। तो 1 अप्रैल 2019 के हमने पिछले साल की क्या बना दिए, बैलेंस शीट बनाए, क्लोजिंग बैलेंस शीट बना दिए। उसमें गिवन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमारे पास 1 तारीख को लैंड एंड बिल्डिंग की 70,000 की, फर्नीचर था 45,000 का, और ये गिवन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो आपको बॉक्स में दी गई है कि 4,000 रुपए का आपको सब्सक्रिप्शन अभी भी पिछले साल मिलना बाकी था जो इस साल मिल गया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,000, पिछले साल की आपकी बैलेंस कैरी डाउन, इस साल का बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है, इसलिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो बैलेंस ब्रॉट डाउन था 32,800, ये आपकी कैश इन हैंड है। और पिछले साल का 18-19 का आपने 25,000 रुपए का खर्चा किया, ये आपका पेमेंट साइड बता रहा है। तो 18-19 का खर्चा आपने 2019-20 में किया, तो ये 25,000 आपके पिछले साल बोले तो 18-19 में क्या रहे होंगे, आउटस्टैंडिंग रहे होंगे, जो कि आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से लाइबिलिटी रही होगी। तो ये असेट में से लाइबिलिटी को माइनस कर दिया, तो जो बैलेंस बचता है वो आपकी होती है कैपिटल फंड। और इस तरीके से आपने क्या कैलकुलेट किया है, कैपिटल फंड जिसकी वैल्यू निकल के आ रही है, कितना निकल के आ रही है 1,26,800, 1,26,800। अब हम करने वाले हैं यहाँ पे अपना कैपिटल फंड भी निकल निकल पड़ा, और अब हम करने वाले हैं पोस्टिंग। तो चलिए पोस्टिंग पे आ जाते हैं आप लोग। बैलेंस ब्रॉट डाउन रिसिप्ट एंड पेमेंट में हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, डोनेशन भी हो गया, रिसिप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट ये अपनी इनकम है तो मैं इनकम में लिख दूंगा बाय रिसिप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट। रिसिप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट कितने से कितने की रिसिप्ट हुई एंटरटेनमेंट से, 40,000 की। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, अब फिक्स डिपॉजिट है कितने के, ये भी थोड़ा समझ लेंगे, ध्यान देंगे। फिक्स डिपॉजिट आप देख रहे हो, फिक्स डिपॉजिट 8% के है, फिक्स डिपॉजिट 50,000। एफडी आपने करा के रखी है, फिक्स डिपॉजिट करा के रखे हैं 50,000 रुपए के, जिसपे आपको ब्याज मिलने वाला है 8%, जिसपे आपको ब्याज कितना मिलने वाला है 8%। देख लेते हैं इसको, एक जीरो काटोगे 10%, दो जीरो काटो 1%, तो 500 रुपए ये आपका क्या हो गया 1%। और मुझे 1% नहीं चाहिए सर, मुझे 8% चाहिए। तो एक को कितने से मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाएगा, तो एक को 8 से मल्टीप्लाई करने पे मुझे मिल जाएगा 8%। तो 500 को भी मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8×5 40, 2 शून्य जसे 4 तसे। लक्ष देऊन द्या, तुम्हाला एफडी वर व्याज किती भेटायला पाहिजे होतं 4,000, आपको एफडी पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए था 4,000, बट आपको इनकम इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट कितना बताया जा रहा है, सिर्फ 3,000। इसका मतलब क्या होता है कि इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट अभी भी मिलना बाकी है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट कितना मिलना बाकी है, ये भी लिख देंगे हमारी इनकम में, बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी फिक्स डिपॉजिट कितना मिला 3,000। कौन बता रहा है, डब्बा। डब्बा क्या बता रहा है कि फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिला, फिक्स डिपॉजिट पे क्या मिला, इंटरेस्ट मिला, कितना मिला 3,000। बट एडजस्टमेंट क्या बोल रही है, एडजस्टमेंट तो है नहीं, हिडन एडजस्टमेंट है, हमने दिमाग लगाया, हमको दिया गया है कि इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट कितना है 3,000, और आपको फिक्स डिपॉजिट दी कितने की गई है, तो आपको फिक्स डिपॉजिट दी गई है 50,000 रुपए की। 50,000 का 8% ब्याज मिलने वाला है। 50,000 का जब हमने 8,000 निकाले तो 8% निकाले तो हमें मिलता है 4,000। तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए फिक्स डिपॉजिट पे 4,000, बट मुझे मिले कितना 3,000। तो मेरे मुझे अभी भी मिलना बाकी है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन एफडी फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलना बाकी है कितने का
1000 रुपए का मिलेगा तो मेरी टोटल इनकम कितनी होगी? 4000 रुपए। और क्योंकि ये 1000 रुपए मुझे अभी भी मिलना बाकी है तो इसकी दूसरी एंट्री कहाँ पे लगा दूंगा? असेट साइड में। बाय, सॉरी यहाँ पे टू बाय नहीं लगता, यहाँ पे लिखूंगा इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन एफडी, फिक्स डिपॉजिट पे अभी भी इंटरेस्ट मिलना बाकी है। कितना रुपए का इंटरेस्ट मिलना बाकी है? तो 1000 रुपए का इंटरेस्ट अभी भी मिलना बाकी है। 1000 रुपए, 1000 यहाँ पे लिखो। चलिए अब उसके बाद देखिए ऐसी हिडन एडजस्टमेंट रहती है, इसलिए हिडन एडजस्टमेंट आप पे आपको बहुत बहुत सावधानी पूर्वक सॉल्व करना पड़ेगा। क्विकली दिमाग में आ जाना चाहिए कि अरे एफडी पे इंटरेस्ट है तो कुछ एफडी भी रही होंगी, तो एफडी देख लेंगे। तो अभी आप जब मैंने एफडी पे इंटरेस्ट देखा 3000, तो मुझे ध्यान में आया कि एफडी भी रही होंगी, तो देखा तो फिक्स डिपॉजिट कितने के थे? 8% के थे अर्बन बैंक में, 50,000 रुपए। अब 50,000 का 8% निकालने पे पता चला कि यार 4000 मिलना चाहिए, बट मिला कितना? तो मिला सिर्फ 3000 है। इसका मतलब ये निकलता है कि 4000 में से 3000 मिल गए और 1000 रुपए अभी भी मिलना बाकी है, इसी साल का इंटरेस्ट मिलना बाकी है। तो ये 1000 रुपए मेरी असेट रहेंगी क्योंकि मुझे अभी नहीं मिले बट फ्यूचर में मिलेगी, और ये 1000 रुपए यहाँ पे मिल जाएगी। प्लस करूंगा तो ये 4000 टोटल मेरी क्या कहलाएगी? इनकम कहलाएगी इस साल की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इंटरेस्ट ऑन एफडी के बाद एंट्रेंस फी हो गया है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ये भी हो गया है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपए मिल गया था और उस पर 2000 रुपए अभी भी मिलना बाकी था। तो जो आइटम हो गए हैं उसको आप रिपीट नहीं करोगे गलती से भी, क्योंकि फिर आपका टैली नहीं आएगा, रिपीट में आएगा तो डुप्लीकेशन हो जाएगा। फिर सैलरी लिख दिया है हमने। सैलरी के बाद हम लिख रहे हैं खर्चों में लाइटिंग वगैरह, तो लाइटिंग हम लिख देंगे हमारे एक्सपेंडिचर में, टू सैलरी के बाद टू लाइटिंग। तो लाइटिंग का खर्चा कितना है आपका? 10,500। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस, टू जनरल एक्सपेंसेस कितना है? जनरल एक्सपेंसेस 20,000 रुपए के खर्चे एवे ही कर दिए। उसके बाद मेंटेनेंस चार्जेस, टू मेंटेनेंस चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस कितने के हैं? 40,000 का मेंटेनेंस चार्ज गया, खर्चा है अपना। उसके बाद एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस यहाँ पे लिख दूंगा टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट का खर्चा कितना गया? एंटरटेनमेंट का खर्चा, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 35,000, 35,000 एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये भी खर्चा है, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितने का खर्चा हुआ स्टेशनरी का? 7,000 का। उसके बाद अब वहां पे एक्सपेंसेस फॉर 18-19, अब 18-19 के एक्सपेंसेस जो मैंने बताया यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रहा होगा पिछले साल, इसलिए अपन ने पेड किए। अब पेमेंट में 2018-19 का 25,000 का खर्चा आपने कर दिए, तो क्या मैं एक्सपेंडिचर में लिखूंगा? जी नहीं, ये मैं एक्सपेंडिचर कौन से साल के लिए बना रहा हूँ? 31 मार्च 2020, जो कि शुरू होगा 1 अप्रैल 2019 को। यानी कि मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहा हूँ 19-20 के लिए। तो ये 19-20 का एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इसमें 18-19 के खर्चों का नोटिफिकेशन या रिकॉर्डिंग मैं करने वाला नहीं हूँ, नोटिफाई करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम वही एंट्रियां डालते हैं जो हमारे करंट ईयर से रिलेटेड है। और आपको जो खर्चों में 18-19 का 25,000 दिए हैं वो पिछले साल से रिलेटेड है, ना कि इस साल से, इसलिए मैं उसको स्किप कर दूंगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, ये मेरी असेट है तो मैं इन्वेस्टमेंट असेट में लिख दूंगा इन्वेस्टमेंट। कितने की इन्वेस्टमेंट है आपकी? 1.5 लाख रुपए की, ये अलग से लिख दूंगा मैं। 1.5 लाख रुपए की मेरी क्या है? इन्वेस्टमेंट। चलिए उसके बाद इन्वेस्टमेंट के बाद 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट के बाद क्या है? फिक्स डिपॉजिट वाया अर्बन बैंक लिमिटेड। अर्बन बैंक में आपने एफडी कराया है, ये भी तो आपकी असेट है, फिक्स डिपॉजिट। अब आप बोलोगे सर ये तो लिख दिया ना आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन एफडी, तो ये इंटरेस्ट की एंट्री है कि 1000 रुपए का इंटरेस्ट अभी भी मिलना बाकी है। और फिक्स डिपॉजिट जो अपनी असेट है, क्योंकि मेरे बैंक की तरफ मेरा पैसा जमा है तो ये मेरी असेट है 50,000 रुपए एफडी। किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट अपनी असेट होती है। उसके बाद बाय बैलेंस कैरिड डाउन 33,300, तो ये मैं लिख दूंगा कैश इन हैंड के नाम से, कैश इन हैंड। कितना रुपए? 33,300, 33,300 अपने लिख दिए। अब करने क्या वाले हैं हम लोग? क्लोजिंग करने वाले हैं हम, फाइनल लास्ट स्टेप पे पहुंच गए हैं। सारी पोस्टिंग्स हमने कंप्लीट कर ली है। अब हमें करना क्या है? तो बड़े में से छोटे को क्या करना है? माइनस। होप दिख पा रहा हूँ आपको? बड़े में से छोटे को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। चलिए करते हैं, कौन सी साइड आपको बड़ी लग रही है? तो यहाँ पे मेरे इनकम साइड मुझे थोड़ा बड़ी लग रही है, तो इस बार इनकम साइड की मैं पहले टोटल लगा देता हूँ। 2,50,000 सब्सक्रिप्शन से इनकम, 3,000 ये
इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 25,000 आपका डोनेशन, एंट्रेंस फी 25,000, 24,000 आपका डोनेशन, 40,000 आपका रिसिप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, प्लस 4,000 ये आपकी इनकम हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन एफडी से। तो टोटल आपका हो रहा है 3,46,000, टोटल आपकी जा रही है 3,46,000। तो 3,46,000 यहाँ भी, 3,46,000 वहां भी। अब 3,46,000 में से एक्सपेंसेस साइड के खर्चों को आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 62,000 माइनस 10,500 माइनस 11,500 माइनस 20,000 माइनस 40,000 माइनस 35,000 माइनस 7,000। तो ये आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे 1,60,000 और ये आपका कहलाएगा टू सरप्लस। अब सरप्लस क्या होता है, तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, माने एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, खर्चों से इनकम का ज्यादा होना, माने हमारी इनकम ज्यादा है, किससे ज्यादा है, तो हमारे खर्चों से ज्यादा है। कितने से ज्यादा है, तो हमारी इनकम ज्यादा है 1,60,000 से। कितने से ज्यादा है, 1,60,000। अब ये 1,60,000 आप कहाँ पे प्लस करने वाले हो, तो कैपिटल फंड में ये भी क्या कर दोगे, प्लस, सरप्लस। ध्यान रखेंगे कल वाले सम में जो इससे पहले वीडियो डाला उसमें डेफिसिट आया था अपना, और डेफिसिट हमें क्या करना पड़ा था, माइनस करना पड़ा था। बट आज हमारा सरप्लस है तो सरप्लस हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो सरप्लस आपका आ रहा है 1,60,000। तो 1,60,000 की वैल्यू यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो कैपिटल फंड की वैल्यू बाहर निकल देता हूँ। कैपिटल फंड है 1,26,000 प्लस उसमें डोनेशन अपना एंट्रेंस फी के 25,000, उसमें 36,000 आपके डोनेशन से आए हैं और सरप्लस आपका आया है 1,60,000। इस तरीके से आपका टोटल आ रहा है 3,47,800, 3,47,800। अब 3,47,800 में कितना प्लस कर दूंगा, 12,000 क्या कर दूंगा प्लस, कितना रुपए प्लस कर दूंगा, 12,000 प्लस 12,000। तो आपकी टोटल आ रही है 3,59,800, 3,59,800। अब 3,59,800 यहाँ की टैली तो आ गई। अब सेम आंसर वहां पे आना चाहिए, तभी मैं मान पाऊंगा कि हाँ भैया मेरा सारा सम सही से सॉल्व हुआ है। तो आपका वहां पे टोटल आ जाएगा 63,000 प्लस 40,500 प्लस 50,000 और 1,50,000, टोटल हो जाएगा 2,00,000। 2,00,000 प्लस 1,000 20,000, 1,000 20,000 21, 21 और 2 23, तो 23,000 प्लस 33,300। तो यहाँ पे भी टोटल आ रही है आपकी 3,59,800 और इस तरीके से अपना ये सब क्या होता है, टैली होता है। तो चलिए यहाँ पे फिर से एक बार बता देता हूँ, बहुत सा आइटम हमको प्रोवाइडेड नहीं था। ये पूरा क्वेश्चन जानबूझकर ट्रिकी बनाया गया, पहले एडजस्टमेंट से लेकर जब आपको सब्सक्रिप्शन के बारे में डायरेक्ट 20,000 आउटस्टैंडिंग ना बताते हुए ये बताया गया कि 5,000 मेंबर है जो कि 50 रुपए प्रत्येक जन देने वाला है। तो यहाँ से लेकर तो आपको जो पुरानी वाली बैलेंस शीट बनानी है, डमी बैलेंस शीट बनाने हैं, उसके आइटम्स भी सामने से प्रोवाइड नहीं किए गए थे। सिर्फ 2 आइटम सामने से प्रोवाइड थे, लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के बारे में आपको सोचना पड़ा कि यार आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मुझे इस साल 4,000 रुपए मिला, इस साल 4,000 रुपए मिला जो कि पिछले साल का था, तो ये पिछले साल आउटस्टैंडिंग रहा होगा, इसलिए 4,000 वो आपकी क्या है, असेट है। कैश इन हैंड जो बैलेंस ब्रॉट डाउन निकलता है वो ब्रॉट डाउन अपन हमेशा स्किप करते हैं, बट जब कैपिटल फंड हमको प्रोवाइड नहीं होता तब हम वो ब्रॉट डाउन पकड़ लेंगे कैश इन हैंड के नाम से 32,800। दूसरा, आपको पेमेंट साइड में एक्सपेंसेस फॉर 18-19 ये सामने से गिवन था कि आपको 18-19 का खर्चा करना है, या आपने 18-19 के लिए खर्च किए 25,000। 18-19 जो कि आपका प्रीवियस ईयर है, 18-19 के 25,000 का पेमेंट आपने 19-20 में किए। इसका मतलब ये बनता है कि 2018-19 में वो 25,000 क्या रहे होंगे, आउटस्टैंडिंग रहे होंगे, इसलिए वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से आप 25,000 लाइबिलिटी में लिख दोगे। असेट में से लाइबिलिटी माइनस कर दोगे पिछले साल की, तो बचेगा वो आपका क्या कहलाएगा, कैपिटल फंड। और इसी के हेल्प से अपन ये सम क्या कर पाए, टैली कर पाए। चलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको आप एक बार वीडियो देखने के बाद भी एक बार 2-3 बार सॉल्व करके देखिए, तभी आपको ये सम और अच्छे से समझ में आ पाएगा। ठीक है, थैंक यू।